सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 161 को पढ़ने जा रहे हैं। 161 को हम संधियां पढ़ रहे थे मित्रों। जो इसमें संधियां दी हैं उनको हम पढ़ रहे थे और ये गत कक्षा में मैंने आपको कुछ संधियां पढ़ा दी थी। स्वर संधि हमने कंप्लीट कर ली थी पूरी। स्वर संधि को पूरा पढ़ा दिया था मैंने। ये 6 संधियां थी। 6 संधियां हमने पूरी पढ़ ली। आज हम हल संधि को पढ़ना आरंभ करेंगे। जितनी भी हो जाएंगी 5, 6, 7 उतनी पढ़ेंगे। ठीक है। हल संधि को पहली जो हल संधि है वह है ष्टुत्व संधि। इसको डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने 16वें अभ्यास में हमें पढ़ा दिया था। 16वें अभ्यास में। चलिएगा। तोहुश्चुनाश्चुः ये सूत्र है इस संधि को करने वाला। इसका अर्थ है स या तवर्ग से पहले या बाद में श या च वर्ग कोई भी हो तो स और त वर्ग को क्रमशः श माने स को श और त वर्ग को क्रमशः च वर्ग हो जाता है। सरल है। अर्थात स अथवा त वर्ग का कोई वर्ण है उसके आगे अथवा बाद में कहीं पर भी यदि श अथवा च वर्ग का कोई वर्ण आता है तो स को श और त वर्ग को च वर्ग के अक्षर हो जाते हैं। पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवें को पांचवा। जैसे रामस प्लस च रामश्च तो स को श हो गया। कस प्लस चित कश्चित। दुस् प्लस चरित्रः दुश्चरित्रः। हरिस प्लस शेते हरिष्येते। ठीक है। तत् प्लस च तच्च तो यहाँ च और त को च हो गया पहले का पहला। ठीक है। सत प्लस चित तच्चित। सत प्लस चरित्रः सच्चरित्रः। ठीक है। उत प्लस चारणम उच्चारणम। ठीक है। तो यहां पर भी त को च हो गया। सदा प्लस जनाह सज्जनाह तो द तीसरा है तो च वर्ग का तीसरा ज हो गया। उद प्लस ज्वालाह उज्ज्वलाह। याच प्लस ना याचिन्या तो क्या हुआ ना को इया हो गया। शारंगिन प्लस जया तो शारंगिन जया तो ना को क्या हो गया च वर्ग का 5वां इया हो गया। सरल उदाहरण है। सरल ही सूत्र का अर्थ है। पहले भी आपको मैंने बहुत गहराई से समझा दिया है। अब कोई परेशानी नहीं। चलिए, ये आपकी ष्टुत्व संधि हुई। ष्टुत्व संधि के समकक्ष समान ही क्या है हमारी ष्टुत्व संधि भी है। ष्टुत्व संधि ष्टुनाष्टुः ये सूत्र है। स या त वर्ग के पहले या बाद में श या ट वर्ग कोई भी हो तो स और त वर्ग को क्रमशः स को श और त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। ठीक है। यहां बस इतना ही अंतर है कि वहां पर पहले में श और च वर्ग था, यहां पर श और त वर्ग कर दिया है।
तो श और ट वर्ग का कोई भी अक्षर स अथवा त वर्ग के अक्षर से पूर्व में या बाद में होगा तो स को श हो जाएगा और त वर्ग को ट वर्ग हो जाएगा क्रमशः। जैसे इश प्लस ताह इष्टाह, पेश प्लस ता पेष्टा, दुष प्लस ताह दुष्टाह, रामस प्लस षष्ठः रामषष्ठः, उद प्लस डीनाः उड्डीनाः। तो यहां पर क्या हुआ, ये तो स को शब्द का श हो गया है और यहाँ पर श को त के योग में त को ट हो गया है, यहाँ पर भी ता को टा, यहाँ पर भी ता को टा हो गया है, श है तो यहाँ पर सा और श, तो इस दंत स को मूर्धन्य हो गया। यहाँ ड वर्ग का ड है तो द को क्या हो गया, ड हो गया। उड्डीना त प्लस टीका तट्टीका, ऐसा बन गया। विष प्लस नोह विष्णु, ठीक है। कृष्ण प्लस नाह कृष्णाह, तो यहाँ नू को न को क्या हो गया, ण हो गया, ठीक है। उष प्लस त्राह उष्ट्राह, तो यहाँ पर त को क्या होगा, ट हो गया, ठीक। ये वाली संधि पढ़ाई थी अभ्यास 17 में, वही क्रमानुसार अभ्यास चल रहे हैं। चलिएगा, ये संधि हो गई आपकी। अब इसके आगे है आपकी संधि 9 जश्त्व संधि। देखो अभ्यास 18, इसको 18 में पढ़ाया था। झलाम जशोन्ते, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। झलों माने वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और ऊष्म, ऊष्म माने श स आदि, अर्थात तीन अर्थात अपने वर्ग, अच्छा ऊष्म को जश का अर्थ होता है वर्ग का तीसरा अक्षर, पांचों वर्गों के तीसरे अक्षर जश होते हैं, तृतीय अक्षर होते हैं। झल पद के अंतिम अक्षर हो तो क्या कह रहे हैं, झलाम जशवंते। पद अर्थात सुबंत या तिगंत, ये सारी चीजें आपको पता ही है। इनका कहना है कि झल माने वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे और ऊष्म, इन वर्णों में से कोई भी जो वर्ण अंत में है, शब्द के अंत में है, पद के अंत में है, सुबंत रूप अथवा तिगंत रूप के अंत में है, तो उसको अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। ध्यान दें, वर्ग के शब्द के अंत में चाहिए। जैसे सुप अंतः सुबंतः, अब यहां पर ये सुप एक शब्द है, ये पद है, तो ये प अंत में आ गया, तो इसको अपने ही वर्ग का क्या होगा, तीसरा होगा, सुबंतः बा हो गया। ऐसे अच्छ प्लस अंतः अजंतः, जगत प्लस ईशः जगदीशः, चित्त प्लस आनंद चिदानंद। अब देखते जाइएगा आराम से, तीसरा होता जा रहा है। दिक् प्लस अम्बरः दिगंबरः, ये सभी शब्द हैं। उत प्लस देश्यम उद्देश्यम, यहाँ तक उद हो गया। षट प्लस एव षडेव, षट प्लस आननः षडाननः, दिक् प्लस गजः दिग्गजः। सब जगह आप देख रहे हैं ये शब्द हैं, और दूसरे शब्द के साथ जब इनको जोड़ के लिख रहे हैं तो इनका जो अंतिम वर्ण है वो तीसरे में बदलता जा रहा है। प्राय करके सब में प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर दिखाया गया है, प्रथम अक्षर ही मिलता है वास्तव में। यहाँ लिखा हुआ है कि पहला दूसरा तीसरा, वास्तव में मिलता तो प्रथम ही है, तो यहाँ तीसरा कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, तीसरा। चलिए आइएगा संधि 10। ये संधि है आपकी, ये भी जशत्व संधि है। ध्यान देंगे, जशत्व संधि दो प्रकार की है, एक पदांत जशत्व संधि और एक अपदांत जशत्व संधि।
एक पद के अंत में लगती है, एक पद के शब्द के बीच में लगती है। ऊपर वाली शब्द के अंत वाली थी पदांत जशत्व संधि, ये वाली जशत्व संधि है अपदांत। ये आपको पढ़ाया गया है अभ्यास 19 में। झाला ये गलत लिख गया है, झा होना चाहिए, ठीक है। झालाम जश झशी सूत्र है यह। झलों माने वर्ग के एक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ऊष्म। जश माने तीसरा, अपने वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं। बाद में झष अर्थात वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर हो तो, इसका मतलब शब्द के बीच में इनमें से कोई होना चाहिए और उस अक्षर इनके बाद में यदि तीसरा और चौथा वर्ग का अक्षर होता है तो इनको अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, ठीक है। यह नियम पद के बीच में लगता है, पहला नियम पद के अंत में, ये मैंने बता दिया। पद माने शब्द के अंत में और शब्द के बीच में लगते हैं, दोनों अलग अलग। ऊपर वाला अंत में, ये बीच में लगता है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर सभी उदाहरण देखेंगे तो शब्द के बीच में ये लगेगा, ये बुध प्लस धी है। बुध कोई शब्द नहीं है, पूरा शब्द क्या, बुद्धि है। तो यहां पर ये वर्ग का चौथा अक्षर बाद में है और ये वर्ग का यहाँ चौथा अक्षर है, तो इसको इस चौथे अक्षर के पर जाते इसको तीसरा हो जाएगा अपने वर्ग का। तो धा तवर्ग का है तो तवर्ग का तीसरा क्या हुआ, द हो गया, तो बुद्धि। ठीक है, आगे इसी प्रकार से देखते आइए। सिद्ध प्लस धी सिद्धि, शुभ प्लस धा क्षुब्ध, अब भा को बा हो गया, ठीक है। दघ प्लस धा दग्ध, दोघ प्लस धम दुग्धम, लाभ प्लस धा लब्ध, युद्ध प्लस धम युद्धम, वृद्ध प्लस धी वृद्धि, शुद्ध प्लस धी शुद्धि। सब जगह यही है, शब्द के बीच में पूरा शब्द तो ये है, पूरे शब्द तो ये हैं, ठीक है। तो ये वाली संधि बीच में लगती है। यहाँ पर आपको सभी शब्द के वो वर्ग के चौथे अक्षर को तीसरा अक्षर दिखाया गया है, परंतु कहीं पर वर्ग का दूसरा भी मिल सकता है, पहला भी मिल सकता है, उसको भी होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी संधि। अब है आपकी आगे संधि है देखो अभ्यास 20 में हमने ये संधि पढ़ी थी, चरत्व संधि, बहुत प्रसिद्ध संधि है। सूत्र है खरीच। खरीच का अर्थ है झलों, माने वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण को चर माने उसी वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं। बाद में खर माने वर्ग का प्रथम या द्वितीय अथवा श श स हो तो, ठीक है। माने इन वर्णों को अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है यदि बाद में वर्ग का पहला या दूसरा या श श स इनमें से कोई वर्ण हो तो। जैसे सद प्लस कारः सत्कारः, तो ये क्या है, वर्ग का प्रथम अक्षर परे है और पूर्व में क्या है, तीसरा अक्षर है, तो इसको अपने ही वर्ग का पहला हो गया सत्कारः। ऐसे ही उद प्लस पन्नः उत्पन्नः, तद प्लस परः तत्परः, उद प्लस साहः उत्साहः, सद प्लस पुत्रः सत्पुत्रः, तज प्लस छिवः तच्छिवः। ठीक है, ये सब जगह आप देख रहे हैं। तीसरा है, ये तीसरे के उदाहरण मुख्य रूप से मिलते हैं, तो सब जगह इसको प्रथम हो गया और बाद में पहला या दूसरा परे है, जैसे यहाँ पहला परे है या दूसरा परे है, ठीक। यहाँ पर ऊष्म है सा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था 20वें अभ्यास में, चलिएगा। ये खर आपकी चरत्व संधि हो गई। अब आ रही है आपकी मित्रों अनुस्वार संधि। इसको हमने पढ़ा था
देखो अभ्यास 9, अभ्यास 9 में पढ़ा था इसको। मौनुस्वार सूत्र है यह। पदांत म के बाद कोई हल अर्थात व्यंजन हो तो म को अनुस्वार माने इस प्रकार से बिंदी हो जाता है। बाद में स्वर हो तो नहीं, स्वर होगा तो नहीं। शब्द के अंत में म हो, बीच में नहीं, अंत वाली बात चल रही है। सुबंत अतिगंत के अंत में म हो तो उसको अनुस्वार होता है। यदि बाद में कोई शब्द आ रहा है उसका पहला अक्षर यदि व्यंजन हो तो, ठीक है। जैसे हारिम प्लस वंदे, क्या है, हारिम प्लस वंदे। अब देखिए ये शब्द है एक द्वितीय व्यक्ति का दया, मां अंत में, आगे व्यंजन आ रहा है, आगे व्यंजन आ रहा है तो इसलिए इसको क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। हारिम वंदे गोरुम नामति, गोरुम नामति कम चित कंच कंचित कार्यं कुरु कार्यं कुरु सत्यं वद सत्यं वद धर्मं चर धर्मं चर। सब जगह अनुस्वार हो गया, आगे व्यंजन है इसलिए, ठीक है। चलिएगा ये संधि हो गई आपकी। इतनी इसमें आपको व्यंजन संधि इन्होंने बताई, इतनी इन्होंने इसमें व्यंजन संधि आपको पढ़ा दी। अब आता है नंबर आपका विसर्ग संधि का, विसर्ग संधियों का, ठीक है। तो इन विसर्ग संधियों को हम आज की कक्षा में नहीं पढ़ेंगे, आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएं। ऐसे अभी हमारे पास में समय है। चलिएगा पढ़ते हैं, आरंभ करते हैं। विसर्ग संधि 13वीं संधि है, ठीक है। इसको पढ़ाया गया था अभ्यास 21 में, ठीक है। अभ्यास 21 में पढ़ाया गया था। विसर्जनीय से विसर्ग संधि, विसर्जनीय से साह, ये सूत्र है। कहते हैं विसर्ग के बाद खर माने वर्ग के प्रथम या द्वितीय अथवा ये ऊष्म हो तो विसर्ग को सा हो जाता है, ठीक है। श या च वर्ग बाद में हो, श या च वर्ग बाद में आ रहा है तो उस स को फिर श भी च्युत संधि कर देते हैं, जो हमने पढ़ी थी अभी बाद में, ठीक है। जैसे यहां देखेंगे आप हारे त्रायते। अब यहां पर कहिए ये विसर्ग है और आगे क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अक्षर आ रहा ता आ रहा, इसलिए यहां पर विसर्ग को क्या सा हो गया, तो हारिस्त्रायते ऐसा बन जाता। रामः तिष्ठति, रामस्तिष्ठति। काहा प्लस चित, अब देखिएगा काहा प्लस चित, तो का को यहाँ च आ गया तो इसको क्या सा हो गया, क्या हो गया सा। परंतु इस सा को अब चा, अब बाद में दूसरी संधि लग जाएगी च्युत संधि, तो सा को फिर श हो जाएगा च के योग में, कश्चित। ऐसे नेह प्लस चला निश्चला, बाला प्लस चलती बालश्चलति, रामः शेते रामश्येते। सब जगह दोबारा च्युत संधि भी हो रही है, पहले विसर्ग को स हो रहा है फिर च्युत संधि हो रही। जनाः तिष्ठन्ति जनास्तिष्ठन्ति, यहाँ पर च्युत संधि नहीं होगी क्योंकि प्राप्त ही नहीं है। रामः प्लस च रामश्च, ये विसर्ग संधि क्यों, क्योंकि विसर्ग के स्थान में कोई विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग को स हो रहा है, इसलिए विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का यही मतलब है विसर्ग में कोई परिवर्तन हो या विसर्ग के कारण परिवर्तन हो, ठीक है। चलिएगा ये आपकी विसर्ग संधि के पहली संधि हो गई, विसर्जनीय से सहा। अब इसी में उत्त संधि, ठीक है। इस विसर्ग संधि को डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने 21 में अभ्यास में पढ़ाया था। और ये वाली जो विसर्ग संधि है, देखो अभ्यास 22 में पढ़ा था उत्त संधि,
उत्तु संधि यहां से आरंभ हो रही है, ठीक है। उसके लिए कहते हैं पहला 14 सा सजुषो रूह। ये वास्तव में संधि का सूत्र नहीं है, ये तो पद को कार्य करता है, पर इसके बाद संधि होती है। फिर कहते हैं कि पद के अंतिम सा को रू और ऐसे विसर्ग, जो विसर्ग दिखता है रू होता है, रू होता है। सजुष शब्द के श को भी रू हो जाता है। ये विसर्ग इसलिए लिखा है कि इस रू को ही विसर्ग होता है बाद में चल के, ठीक है। सूचना, इस रू का साधारणतया विसर्ग ही बचता है, मान विसर्ग ही हो जाता है, रू के रेप को विसर्ग ही हो जाता है। इसी रू की को संधि नियम 15, 16 और 17 आगे आएंगे, ऊ या होता है इसी रू को, ठीक है। जहां ऊ या नहीं होगा वहां पर या तो विसर्ग बचेगा या र बचेगा। ध्यान देंगे, जहां पर आगे की संधियों से ऊ या नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, या तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा अथवा र ही बचेगा, र ही रहेगा, विसर्ग होगा ही नहीं उसको, ठीक है। आगे वाली संधियों के बारे में बात बता रहे हैं, आइएगा। ये संधि हमने पढ़े हैं, ठीक है। संधि है 15 है, अतो रो रप्लुता दप्लुते, ठीक। ह्रस्व आ के ह्रस्व आ होना चाहिए, ह्रस्व आ के बाद रू माने इसी सूत्र से जो रू हुआ है उसको आप विसर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कहीं विसर्ग हो जाता है, कहीं र रह जाता है, ठीक है। ऊ हो जाता है, क्या हो जाता है, ह्रस्व आकार के बाद में कहीं रू का रेप है, उसको क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। ऊ बाद में ह्रस्व आ हो तो बाद में भी ह्रस्व होना चाहिए, माने इस रू से पहले भी ह्रस्व आ और बाद में भी ह्रस्व आ होना चाहिए, बस। सूचना, इस ऊ को पूर्ववर्ती आकार के साथ संधि नियम 3 से, पहले हमने पढ़ी है एगा पदांता गति संधि, ठीक है। संधि नियम 3 से गुण संधि, हाँ नहीं, एगा आद गुणा से गुण होगा, ऊ हो जाएगा ऊ और आ को गुण हो जाएगा आद गुणा, हाँ मैं संधि में 3 आद गुणा से गुण संधि करके जाता है, और बाद में आ, जो बाद वाला आ है, आ को संधि नियम 5 माने एंगा पदांता गति पूर्व रूप संधि हो जाती है। अतएव इसकी स्थिति क्या होती है, आह, फिर आह को क्या है, आ से उत्तर, फिर इसको आह प्लस आ, ये ह्रस्व आबाद में, ये जो विसर्ग दिख रहा है ये वास्तव में क्या है, रू है। फिर अंत में इसको ओ हो जाता है, सारा कुछ संधि करके, ठीक है। जैसे अब यहां नीचे देख लीजिएगा, रामा अस्ति, ठीक है। अब रामा अस्ति ये वास्तव में विसर्ग नहीं था, यहाँ क्या था, ये रू कर रहा है। अब अतुरु रप्लुता दप्लुता, इस संधि से क्या हुआ, रू के रेप को यहाँ पर आगे आए और इस रू के रेप से पहले भी आए, ये दोनों तरफ आए, तो इसको क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। फिर इस ऊ का आद गुण से राम के मकार के आकार के साथ गुण होकर के ओ हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, ये ओ, ये हट जाएगा, आ राम ओ, और फिर अस्थि, फिर अस्थि का जो आ है इसको एंगा पदांता दति, इसमें हमने पढ़ा था, उससे पूर्व रूप होकर के और अवग्रह लगा करके रामोस्ति ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ऐसे ही काहा प्लस अपी कोपी, अब इसी प्रकार से घटाते जाइएगा, साहा प्लस अपी सोपी, साहा प्लस अपठत सोपठत, रामा प्लस अवदत रामोवदत, नृपा प्लस अगच्छत नृपो गच्छत,
देवः प्लस अधुना देवोधुना, कः प्लस अयम कोयम। ठीक है, तो ये वास्तव में विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग नहीं होता है। क्या होता है? रू हो जाता है, रू होता है वास्तव में। सबसे पहले सा होता है, ये सा को रू हो जाता है। ठीक है, तो रू के रेफ को ये करता है ऊ। ये आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पर ये कुछ और आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जो संस्कृत से अनभिज्ञ हमारे पाठक होते हैं, बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते हैं, उन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो उनको बहुत धीरे धीरे समझाना पड़ता है। ठीक है, जो लोग संस्कृत जानते हैं वो तो झट से समझ लेंगे, परंतु जो नहीं जानते उनको तो बहुत धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं ये बातें, वो जब सुनेंगे धीरे 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 उनकी भी परिपक्वता हो जाएगी। सूचना स्मरण रखें कि रामः कः आदि में सब स्थानों पर स का ही संधि नियम 14 के अनुसार विसर्ग हुआ है। क्या? संधि नियम अर्थात 14 आपका कौन सा था? ये था स सजशो रूह। ठीक है, ये सूत्र क्या है? पद के अंत में सकार को रू करता है, फिर रू को फिर बाद में खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होता है। वही कह रहे हैं, विसर्ग दिखता है। यह विसर्ग मूल रूप में सु माने सु प्रत्यय सा है, उसी को रू या र या विसर्ग होता है। जहां पर उ या नहीं होगा वहां पर र शेष रहता है, माने यही र रहता है, विसर्ग हुआ ही नहीं। अतः संधि नियम 14 से आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद विसर्ग का र शेष रहता है। संधि नियम 14 माने स सजशो रूह ये कहता है कि यदि जो पद के अंत में जो सकार है उससे पहले यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ है तो कहीं लोप भी हो जाएगा इसका, परंतु इनके अतिरिक्त दूसरे स्वरों के बाद ये विसर्ग का जो र है, स का स्थान जो र हुआ है, कहते हैं वो शेष रहता है, अर्थात उसको विसर्ग नहीं होता है। बाद में कोई स्वर या व्यंजन, कौन से व्यंजन और स्वर, तीसरे स्वर तो कोई भी हो और व्यंजन ये हो, तीसरा चौथा और पांचवा हो तो। ठीक है, जैसे अब देखिएगा हरि अवदत, तो अब यहां पर आगे आ रहा है और ये अवर्ण आ नहीं है, आ नहीं है, ई है। विसर्ग से पहले, विसर्ग माने र से पहले क्या है? रू से ई है, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा हरि रवदत। ध्यान दिए, बहुत जरूरी है ये। गुरु अस्ति, तो ये गुरुरस्ति, या विसर्ग होगा ही नहीं, यार रही रहेगा वास्तव में, तो दिखा दिया आपको अलग करके। शिशु आगच्छत, तो शिशुरागच्छत। ठीक है, पितु इच्छा, पितुरिच्छा। ठीक है, लक्ष्मी इयम, लक्ष्मी रियम। ठीक है, ये वधू एषा, वधूरेषा। गुरोः भाषणं, गुरोर्भाषणं। हरेः द्रव्यं, हरेर्द्रव्यम। अब आप देख लीजिएगा ये जो नियम घट गया है कि आ माने ये वास्तव में जो स था, स को क्या हुआ? ससो रू से रू हो गया था, रू का भी ऊ हट जाता है, र बचता है। अब ये कहा था कि ये र यदि इससे पूर्व में आ या आ ना हो, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वर्ण हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा अथवा कोई स्वर हो, तो ये रू का र ही रहता है, विसर्ग या स या कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो सारी स्थिति यहां पर घट गई है आगे पूरी। ठीक है, चलिएगा
चलिए 15 संधि हम पढ़ लेते हैं, आगे की कक्षा में यहाँ से पढ़ेंगे उत्तु संधि हशीच। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया है, देखो अभ्यास 23 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये हमारे पास में हमने 15 संधि आपको पढ़ा दी है, कोशिश करेंगे आगे की कक्षा में हम पूरी आपको करा दें, पूरी हो जाती है तो आप फिर आगे चलेंगे। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।